हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम पोस्ट मौर्यन पीरियड के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने देखा कि उत्तर मौर्य काल में जहां एक और राजनीतिक रूप से अंधकार का काल कहा जाता है, वहीं आर्थिक दृष्टि से समृद्धि का काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का जो मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संपर्क शुरू होता है और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है, व्यापार वाणिज्य के कारण से आर्थिक समृद्धि है वो आती है। लेकिन राजनीतिक रूप से ये अस्थिरता का दौर था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के पश्चात इस काल के अंदर है वो जहाँ एक और है वो, जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में आपको बताया कि जो मौर्य साम्राज्य के जो खंडर है उसमें जो पूर्वी मध्य और जो दक्कन के जो प्रदेश हैं वहाँ पर मौर्य के स्थान पर जो स्थानीय शासन है या स्थानीय शासकों का शासन देखने को मिलता है, जिसमें सुंग, कण्व और सातवाहन है वो प्रमुख थे। महाराष्ट्र के अंदर सातवाहन थे, उड़ीसा में चेदी वंश था और दक्कन का जो प्रदेश है वहाँ पर चेर चोल और पांडे है वो राज्य थे, जिसके विषय में हम पृथक से अध्ययन करेंगे। वहीं जो पश्चिमोत्तर भाग है, भारत का जो पश्चिमोत्तर भाग है, वहाँ पर हमें जो 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 मध्य एशिया से आए कई जो राजवंश हैं उनका शासन हमें देखने को मिलता है, जिसमें जो सबसे पहले जो पश्चिमोत्तर भाग है उस पर इंडो ग्रीक का शासन देखने को मिलता है। इंडो ग्रीक शासकों में हमने डिमेट्रियस है और यूक्रेटाइडस के विषय में हमने चर्चा की, मिनेंडर और हेलियोडोरस के विषय में चर्चा की, किस प्रकार इन्होंने है वो पश्चिमोत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। इंडो ग्रीक शासकों के पश्चात है वो पश्चिमोत्तर भाग में जिस विदेशी जाति का जो शासन देखने को मिलता है वो शक थे। और शक भी एक तरह से, जैसा कि आप जानते हैं कि जो 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 बैक्टीरिया का जो प्रदेश था, वहीं जो यूनानी, ईरानी और विभिन्न प्रकार की जो जनजातियाँ थी, आदिम जनजाति थी जिसको शक-शीतियन कहा जाता था, वो भी बैक्टीरिया के आसपास के जो प्रदेश है वहाँ निवास करती थी। और इनका जो मूल प्रदेश है, मूल स्थान है, वो सरदरिया का जो प्रदेश है वो माना जाता है। तो एक तरह से क्या है कि जो शक जाति है उसने उसको है वो यूची जाति है, उसके हमले का शिकार होना पड़ा। और ऐसी स्थिति के अंदर जो 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 शक जाति है, जो बैक्टीरिया के आसपास का जो सरदरिया का प्रदेश था उस पर जो वहाँ निवास करती थी, वहाँ से ये उनको हटना पड़ा। और वो आकर के है जो एक तरह से जो शक जाति है वो यूची जाति के आक्रमणों से प्रभावित होकर के बैक्टीरिया पर है वो आकर के बस जाती है। तो बैक्टीरिया पर यूनानी जो साम्राज्य था, तो यूनानियों को पराजित कर करके बैक्टीरिया पर है वो शक जाति है वो अधिकार कर लेती है। तो यूनानी साम्राज्य पर है वो शक साम्राज्य का कब्जा हो जाता है। तो यूनानियों ने है वो भारत पर जितने भाग पर कब्जा किया था उससे कई बड़े भाग पर है वो शक है वो कब्जा करते हैं। तो जो शक है वो बैक्टीरिया से फिर बाद में पार्थिया आ जाते हैं, पार्थिया पर अधिकार कर लेते हैं और पार्थिया की बात के अंदर है ये भारत की ओर आते हैं। और भारत पे इनकी जो पार्थिया से जब आते हैं तो इनकी 5 शाखाएँ में शक है वो 5 शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसमें एक शाखा है वो अफगानिस्तान के अंदर है वो बस जाती है और जो इसकी जो 4 शाखाएँ हैं वो भारत के अंदर बस जाती हैं। तो इनकी जो 4 शाखाएँ हैं, जिसमें एक तो तक्षशिला के अंदर बस जाती है जिसको तक्षशिला के शक कहा जाता है। मतलब जो एक तरह से एक शाखा पंजाब में बस जाती है जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, इसलिए इसको तक्षशिला के शक कहा जाता है। दूसरी शाखा है वो एक प्रकार से मथुरा के अंदर बस जाती है, इसलिए इसको मथुरा के शक कहा जाता है और इसने 2 सदियों तक इसने शासन किया था। और तीसरी शाखा है वो पश्चिमी भारत है, उसमें जो अब उज्जैन है वहाँ वो बस जाती है, तो इसको हम उज्जैन के शक या मालवा के शक कहा जाता है। और जो 5वीं शाखा है या चौथी शाखा है वो एक तरह से दक्कन का जो प्रदेश है वहाँ बस जाती है, इसको नासिक के शक कहा जाता है। तो इस तरह से क्या है कि शकों की जो 5 शक है वो पार्थिया पर अधिकार करने के बाद शक 5 भागों में विभाजित हो जाते हैं। एक शाखा अफगानिस्तान के अंदर और 4 शाखा वो भारत में बस जाती है, जिसमें तक्षशिला के शक है या मथुरा के शक है या उज्जैन के शक है या दक्कन के जो शक है उनको नासिक के शक कहा जाता है।
तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जो तक्षशिला के शक है उसमें जो महत्वपूर्ण जो शासक थे वो माओ, सेजेज और एजेक्सियन है। वो जो तक्षशिला के जो जो शकों में महत्वपूर्ण शासक थे। और उज्जैन के जो शक हैं वो एक प्रकार से जो मथुरा के जो शक हैं उन्हीं को एक तरह से क्या है कि मथुरा के शक कहा जाता है उज्जैन के शकों, क्योंकि उज्जैन के जो शक थे उनको उज्जैन का जो 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 एक तरह से क्या हम कहें कि जो शासक था उस समय विक्रमादित्य जिसको कहा जाता था, तो विक्रमादित्य ने क्या है कि उज्जैन के शकों को पराजित कर दिया और उनको भार खदेड़ दिया। और उसने शकों को पराजित करने के अवसर पर है वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और एक नया संवत चलाया जिसको 57 ईसा पूर्व का संवत कहा जाता है, ये जिसको विक्रम संवत है वो कहा जाता है। तो विक्रमादित्य है उसने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में है वो एक प्रकार से विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और ये बाद में ये उपाधि इतनी पॉपुलर हुई कि बाद के जो शासक हैं उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि, जो प्रसिद्ध शासक हैं, शक्तिशाली शासक है, पराक्रमी शासक है, उन्होंने एक तरह से विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और भारत के अंदर इतिहास में 14 विक्रमादित्य हमें मिलते हैं, जिसमें चंद्रगुप्त जो 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 सेकंड है वो सबसे विख्यात है। वो एक तरह से वो शासक माना जाता है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वो एक विक्रमादित्यों के अंदर सबसे महान माना जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय राजाओं ने ये उपाधि इतनी भाई की बाद के अंदर है, इसी परंपरा को अपनाते हुए पश्चिम भारत और दक्कन में 12वीं शताब्दी तक है ये जो शासक हैं वो ये उपाधि वो धारण करते हैं। तो इस तरह से क्या है कि जो जो उज्जैन के शक है वो महत्वपूर्ण थे। और जो मथुरा के शक है उसमें राजुल है और जो सुडास है वो महत्वपूर्ण शासक हुए थे। और जो नासिक के शक है उनमें जो महत्वपूर्ण जो शासक हुए थे उसमें भूमक और नहपान है वो दो महत्वपूर्ण शासक हुए थे। और ये जो शासक हैं वो अपने आप को क्षयरात वंश के शासक कहते थे। तो नहपान के विषय में जैसा आप जानते हैं कि नहपान ने वो महाराष्ट्र के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था जिस पर सातवाहनों का शासन था। और इस समय सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। तो नहपान है वो जो सातवाहन के बारे में हम अध्ययन करेंगे, गौतमीपुत्र सातकर्णी को पराजित कर दिया और उसको पराजित भी कर दिया और उसकी हत्या कर दी। और नहपान की राजधानी है मिनगर है वो उसने अपनी राजधानी बनाई। तो नहपान के जो सिक्के हैं वो जुगलथम्मी हैं, उस पर नहपान के सिक्के में मिलते हैं। और ऐसा मानते हैं कि जो सातवाहन शासक उसावदत्त है वो नहपान का दामाद था। तो इस तरह से नासिक के जो शक हैं उसमें 2 शासक है, भूमक और नहपान प्रमुख हुए। जो नहपान है वो एक प्रकार से जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी का समकालीन था और उसको पराजित करता है। मालवा के जो शक है वो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और एक तरह से जो विक्रमादित्य की मृत्यु हो जाती है उज्जैन के अंदर, उसके बाद में मालवा के अंदर पुनः जो शक है वो आकर के बसने शुरू हो जाते हैं। और मालवा या उज्जैन के जो शक हैं उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो 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 पहला स्वतंत्र शासक, जो पहले ये जो जो इसका जो मालवा के शकों के अंदर जो सबसे जो पहला स्वतंत्र शासक है वो एक प्रकार से जैसा आप जानते हैं कि चष्टन को माना जाता है। और चष्टन का जो पुत्र था उसका नाम था रुद्रदामन। तो रुद्रदामन प्रथम है वो उज्जैन के या मालवा के शकों के अंदर सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो 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 एक तरह से जो उज्जैन के जो शक है या मालवा के शक है उसमें जो रुद्रदामन प्रथम है उसके विषय में जानकारी का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख माना जाता है। और जूनागढ़ अभिलेख के बारे में आप जानते ही हैं कि रुद्रदामन है उसने 130 ईसा पूर्व से लेकर 150 ईसा तक शासन किया। और उसने जो उसका साम्राज्य है वो जो न केवल सिंध के अंदर था अपितु कोंकण है, नर्मदा है, मालवा, काठियावाड़, गुजरात के बड़े भाग पर उसने अधिकार कर लिया था। और उसकी उपलब्धियों के बारे में, व्यक्तित्व कर्तृत्व के बारे में जानकारी है वो रुद्रदामन के जो जूनागढ़ का अभिलेख है जो 150 ईसा पूर्व का है उससे हमें जानकारी मिलती है। और इसमें जो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है जो 150 ईस्वी का है उसमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख है उसमें हमें एक तरह से क्या है कि ये जानकारी मिलती है कि सुदर्शन झील का निर्माण है। रुद्रदामन जो 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 चंद्रगुप्त मौर्य उसने उसके प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त वैश्य उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। एक लोक कल्याणकारी शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका जो पुत्र अशोक है उसने इस झील का विस्तार करवाया, उस पर एक बांध का निर्माण करवाया जिसके समय
जो तुसास्प है, अशोक के समय जो तुसास्प जो प्रांतीय शासक था सौराष्ट्र का, उसने बांध का निर्माण करवाया, आप जानते हैं। फिर रुद्रदामन के समय में क्या है कि क्योंकि बांध कमज़ोर था, रुद्रदामन के समय में बांध टूट जाता है, इसलिए रुद्रदामन के समय जो सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक सुविशाख था, वह उसकी मरम्मत करवाता है। और रुद्रदामन के विषय में ऐसे कहा जाता है कि उसने इसके लिए जनता से कोई पैसा नहीं लिया, अपनी जनता से, और अपने स्वयं के खर्चे पर है वो इस जो बांध है उसका वो पुनर्निर्माण करवाता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही एक तरह से क्या है कि जो रुद्रदामन है वो बहुत ही लोक कल्याणकारी शासक के रूप के अंदर है, उसकी ख्याति है वो थी, क्योंकि इसने जनता पर किसी प्रकार का, इसके लिए, इस बांध के निर्माण के लिए जनता पर किसी प्रकार का वो करने लगा है। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, इसमें आप ये भी जानते हैं कि इसमें बाद में स्कंदगुप्त के समय में ये बांध दोबारा टूट जाता है और दुदर्शन झील बन जाती है। और किस तरह से स्कंदगुप्त के समय है वो सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक पंडदत्त था, उसका पुत्र चक्रपालित है, वो पुनः इस बांध का निर्माण करवाता है। तो इस समय सुदर्शन झील है, जो जूनागढ़ अभिलेख के अंदर जो सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिसमें 2 मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम मिलता है, शक शासक रुद्रदामन प्रथम का उल्लेख मिलता है और गुप्त शासक स्कंदगुप्त का उल्लेख मिलता है। तो इसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि रुद्रदामन है वो जो शक शासक था वो एक तरह से साहित्य का भी प्रेमी था, एक अच्छा प्रशासक भी था और विद्वानों का आश्रय देता था, विद्वानों को संरक्षण भी देता था। तो जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार जानकारी मिलती है कि वो व्याकरण, राजनीति और संगीत विद्या के अंदर प्रवण था और वो गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं हैं पर वो समान अधिकार रखता था। तो जूनागढ़ अभिलेख के ये जानकारी मिलती है कि जूनागढ़ अभिलेख वो पूर्ण संस्कृत भाषा के अंदर, एक विशुद्ध संस्कृत भाषा के अंदर था। तो विदेशी होते हुए भी रुद्रदामन को संस्कृत से बड़ा प्रेम था और उसने इससे पहले जो जितने भी अभिलेख लिखे गए वो एक तरह से प्राकृत भाषा में थे, जबकि रुद्रदामन एक पहला शासक था जिसने भारत के अंदर जो पहला एक विशुद्ध संस्कृत के अंदर एक लंबा अभिलेख है वो लिखवाया। और इससे पहले के जो अभिलेख जैसे मैंने बताया कि प्राकृत भाषा में थे। तो हम ये कह सकते हैं कि रुद्रदामन एक तरह से क्या है कि साहित्य का प्रेमी भी था और सार्वजनिक निर्माण कार्य के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि उसने सुदर्शन झील है उसका निर्माण करवाया, जिसके द्वारा हम रुद्रदामन की है वो जनता के प्रति उनकी जो भावना है वो प्रदर्शित होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो शक शासक है, अंतिम जो शक शासक है, उसको शकों को पराजित करने का जो श्रेय है, जैसे आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को है और उन्होंने जो अंतिम शक शासक रुद्र सिंह थर्ड है उसको है वो पराजित किया। इस अवसर पर उसने चांदी के सिक्के वो जारी किए। तो इस तरह से क्या है कि शक जो राजवंश है, वो शक है वो जो एक विदेशी जाति थी, मध्य एशिया की जनजाति थी और वो किस प्रकार है वो यूनानी साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेती है और किस प्रकार यूनानियों से भी बड़े साम्राज्य भारत के अंदर, पश्चिमोत्तर भारत के अंदर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करती है। तो पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य की बाद में है वो जो पार्थियन है उनका शासन हमें देखने को मिलता है। तो पार्थियन जो एक प्रकार से हम जानते हैं कि इनका उल्लेख है वो शक पहलुओं के रूप में इनका उल्लेख भी होता है। पार्थियनों को शक पहलू भी कहा जाता है और क्योंकि ये जो शक और पहलू दोनों ने कुछ समय तक समानांतर शासन किया था और पार्थियन लोग मूल निवास स्थान इनका ईरान था और वहाँ से ये भारत की ओर चल बसे थे और यूनानी और शकों के विपरीत ये भारत के एक जो पश्चिमोत्तर भाग के एक छोटे से भाग पर है वो अपना शासन स्थापित करते हैं पहलव, जिनको पार्थियन भी कहा जाता है। और इनका सबसे जो प्रतापी शासक था, जो पार्थियनों का सबसे जो प्रतापी शासक है उसको गोंडा फर्निस है वो कहा जाता है। तो गोंडा फर्निस है उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना यह है कि इस समय जो सेंट थॉमस के नेतृत्व में ईसाई मिशनरी है वो भारत के अंदर आई थी। तो भारत में प्रथम ईसाई मिशनरी है वो शक पहलव जो शासक है या पार्थियन शासक है गोंडा फर्निस के समय में भारत आती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भारत के अंदर जो उत्तर मौर्य काल में जो विदेशी जातियाँ आई जिन्होंने भारत में शासन स्थापित किया, उसमें पहले इंडो ग्रीक थी। इंडो ग्रीक के बाद में जो शक है उन्होंने इंडो ग्रीक साम्राज्य के ऊपर शासन स्थापित किया और उसके पश्चात भारत के अंदर है वो जो पहलव है उनका शासन है, पार्थियन जो पहलव है उनका शासन है वो हमें दिखाई देता है। तो पहलव जो थे उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जो महत्वपूर्ण जो शासक था वो गोंडा फर्निस था और इसकी जानकारी है वो एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो
तख्ते बाई अभिलेख है उससे भी है, पहलुओं के बारे में वो जानकारी वो मिलती है। और इससे जानकारी मिलती है कि गोंडा फर्निस है उसका जो साम्राज्य है वो जो जो एक तरह से पश्चिमोत्तर भारत के अंदर छोटे से सीमा तक था और उसकी राजधानी थी वो तक्षशिला थी। और कुछ समय बाद में जो कुषाण है उनके आक्रमण प्रारंभ हो जाते हैं और कुषाण है वो उनको पहलुओं का वो विनाश कर देते हैं और उसके बाद में भारत के अंदर है वो कुषाणों का शासन स्थापित हो जाता है। तो पहलव के बाद में या पार्थिन के बाद में भारत के अंदर पश्चिमोत्तर भाग के अंदर है वो कुषाणों का शासन हमें देखने को मिलता है। तो गोंडा फर्निस के उपरांत है वो पहलव साम्राज्य दो भागों में विभक्त हो जाता है और इनके समय में जो राज्य के जो विभिन्न गवर्नर है वो स्वतंत्र होने लग जाते हैं और इसी समय भारत में वो कुषाणों के आक्रमण प्रारंभ हो जाते हैं और इस तरह से क्या है कि पहलुओं का जो निर्बल जो साम्राज्य है उसका एक तरह से अंत हो जाता है। तो पहलव साम्राज्य के पश्चात है भारत के अंदर है जो पश्चिमोत्तर भाग है उसमें जिस विदेशी शासन का जो शासन हमें दिखाई देता है वो कुषाण वंश था। और एक तरह से क्या है कि कुषाण वंश की भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। और जैसा कि आप जानते हैं कुषाण भी है वो एक खानाबदोश जाति थी, यूची जाति थी और वो किस तरह से भारत के अंदर पश्चिमोत्तर भारत में अपना एक विशाल साम्राज्य वो स्थापित करता है। इस प्रकार हम कुषाण साम्राज्य है जो पार्थियन के बाद में जो भारत के अंदर जो कुषाण आए थे जो कि जिनको यूची और तोखारी भी कहा जाता है, तो ये एक यूची कबीला था। उसके विषय के अंदर हम कुषाणों के बारे के अंदर जो एक खानाबदोश जाति थी मध्य एशिया की और वो भारत के अंदर किस प्रकार अपना साम्राज्य स्थापित पश्चिमोत्तर भाग में अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं उसके विषय में हम चर्चा है वो अगले व्याख्यान में करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।